अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। जुमे के रोज़ तबाह होने वाले इंडियन फाइटर तेजस का मलबा जब अल मखतूम एयरपोर्ट के रनवे पर गिरा तो दुबई एयर शो में मौजूद भारतीयों को सांप सूंघ गया, जबकि दिल्ली की थिएटर कमांड में बैठे भारतीय जर्नैलों पर ऑपरेशन सिंदूर 2 की पुरजोश तैयारियों का राज खुल गया। इंडियन होम प्रोडक्शन तेजस का फ़िज़ाई हादसा बिलाशुबा अफसोसनाक है, लेकिन ये खुद साख्ता फ़ौजी ताकत के गरूर का अंजाम भी है। 83 अरब डॉलर दिफा पर खर्च करने वाली रियासत की फ़ौजी अहलियत पर उठने वाला सवाल भी है। तेजस के हादसे से 2 रोज़ पहले अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने हिंदुस्तानी दिफाई खरीदारों में अजब करप्शन की गजब कहानी का पर्दाफाश किया था, जिसका जवाब इंडिया ने आज तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर लगा कर दी। इसके बावजूद कांग्रेस का तज्जिया हकीकत से करीब तरीन है। इस वक्त भारतीय डिफेंस प्रोडक्शन के 178 में से 119 मंसूबे ताखीर का शिकार हैं, और ये ताखीर प्रोजेक्ट्स की लागत में 500% इजाफे की वजह बन रही है। और लागत में होने वाला यही इजाफा करप्शन की हौलनाक दास्तान का टाइटल है। 1983 में शुरू होने वाला तेजस प्रोजेक्ट 34 साल बाद 2016 में पहला फाइटर जेट तैयार कर सका। 2024 यानी 40 सालों में तेजस के 2 स्क्वाड्रन मुकम्मल हो सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान की होम प्रोडक्शन तेज रफ्तार और जानदार साबित हुई। GF-17 का पहला पाक चीन मुआहिदा 1995 में साइन हुआ। तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल 2003 में सामने आया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने 2010 में GF-17 को पहली मर्तबा अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया। 2016 में GF-17 थंडर लड़ाका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी ब्रांड की सूरत सामने आया। GF-17 आज पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत और दुनिया के 7 से 8 मुल्कों की फ़ज़ाई ताकत का इफ्तिखार है। तेजस प्रोडक्शन का GF-17 थंडर से मवाजना करेंगे और पता चलाएंगे कि भारतीय फाइटर जेट के अफसोसनाक हादसे का सबब क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। इंडिया ने तेजस की तबाही की जिम्मेदारी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर डाल दी है, क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है। लेकिन पहले तो मैं अपनी कॉन्डोलेंस या अफसोस का इजहार करना चाहूँगा विंग कमांडर सियाल जो इस में जाँ बहक हुए हैं एक्सीडेंट्स में। ज़ाहिर है ये क्योंकि कॉम्बैट किल नहीं है तो इस पर मैं कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा, मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँगा उनकी फैमिली के साथ। दूसरी बात ये है कि ये जो जहाज़ आप कह रही हैं ये कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि जो एक्सीडेंट हुआ है। बहुत सारे एविएशन इंथुजियास्ट मेरे जैसे स्टूडेंट्स ऑफ एयर पावर बड़े अरसे से सोच रहे थे कि इनएविटेबल था ये, क्योंकि इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल था। और उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान ने पिछले 40 सालों में 1985 में जो आप भी बता रही थी ये कंसीव किया था। हमने 10 साल बाद 1995 में सोचा था जहाज़ बनाने का। हमें ये एडवांटेज था कि पाक फ़िज़ाइया दुनिया की पहली एयरफोर्स है जो अपना जहाज़ फाइटर बना रही है, जिसका मतलब ये है कि डिज़ाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर प्लानिंग फंड रिसोर्समेंट तमाम स्टेक होल्डर्स पाक फ़िज़ाइया खुद है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल जो कंपनी है वो बना रही थी इस जहाज़ को। जाहिर है वो इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको रूल करती है, उनके अपॉइंटेड लोग हैं, फंड उनकी मर्जी से रिलीज होते हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा था उनके दरमियान में। जो एक समझे जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जो इंडियन एयरफोर्स खुद है, उनका कोई अपना स्टेक कोई खास नहीं था। ये नहीं उनकी डिज़ाइन उनकी मर्जी के नहीं थे, उनको थ्रस्ट किया जाता। तो कुछ अर्सा पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडियन एयरफोर्स के लोग कह रहे थे कि हमें एक फाइटर जहाज चाहिए, एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हमें ऐसा चीज़ थ्रस्ट की जा रही है जो हमारे काम की नहीं है। और बहुत दूर नहीं जाते, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा था, एक बहुत कंसर्न बात थी जो उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट हैप्पी विद हॉल एंड दैट शुड बी अ सीरियस पॉइंट। मतलब वो एक आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर एक एयरफोर्स चीफ कह रहा है मैं खुश नहीं हूँ जिसने आपका फाइटर जहाज इस्तेमाल करना है, तो फिर डाउन द ऑफिसर्स या टेक्नीशियंस या एयरमैन इंजीनियर्स कौन आपसे सेटिस्फाइड होगा? तो ये बहुत डिस्कनेक्ट था। जो आप इंजन की बात कर रही हैं, एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हिंदुस्तान ने 1985 में इंडियन एयरफोर्स ने ये कंसीव किया था कि हमने जहाज बनाना है, उस वक्त उन्होंने सोचा था कि हम इंजन भी खुद तैयार करेंगे। अच्छा। तो डिजाइन उस हिसाब से उन्होंने बना लिया। बाद में वो इंजन कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा कि हम इसके दूसरे इंजन लगाते हैं, अमेरिका से रब्ता करते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक का F404 F1414 इंजन उन्होंने किए। अब इन इंजन की कंपैटिबिलिटी के मुताबिक फ्रेम नहीं बनाए गए थे, उसमें शॉर्ट कमिंग थी। वो टेक्निकल हो जाएगी बाद में, उससे शायद आपके व्यूअर्स को मैं बोर नहीं करना चाहता। लेकिन नॉन कंपैटिबिलिटी के बहुत इशू आए
और जाहिर है एक और अभी मैंने कल अभी एक्सीडेंट्स के बाद आज एक मीडिया कुछ बयान दे रहा था कि जी ये तो अमेरिकन इंजन की खराबी है। अमेरिकन इंजन की खराबी ये नहीं है, वो खुद तो लगाकर नहीं चले गए थे दुबई एयर शो में। उन्होंने आपको इंजन इंडिया में दिए थे, आप लगा रहे थे, आप उड़ाकर दुबई लाए हैं, आपने एयर शो करना था, तो आपको नहीं अंदाजा था इस जहाज में कौन सा इंजन लगा हुआ है। तो अब एक्सीडेंट्स के बाद आप ब्लेम करना, ये बड़ी मेरा ख्याल है इतनी प्रोफेशनल बात नहीं होती। अगर आपसे गलती हो गई, अगर आपकी लाइन ऑफ जिसको कहते हैं ना असेंबली लाइन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन, सप्लाई लाइन, आपकी फंड्स की लाइन है, टेक्निकल एक्सपर्टीज में कहीं डिस्कनेक्ट है, तो मेरा ख्याल है ग्रेसफुल मान लेना चाहिए। खास तौर पर आपकी एक जान भी जाया हुई है, और दूसरा जिसको शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको टाइम भी नहीं मिला बिकॉज इतना लो था जहाज मनूवरेबिलिटी में। तो ये एक मिसहैप है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन कौमें वही सीखती हैं जो एक अलमिया के बाद कम बैक करना जानती हैं। अलमिया हर कौम में आते हैं, हमारे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन हम कम बैक करते हैं, हम ब्लेम गेम नहीं करते, हम छुपते नहीं किसी रीजंस के पीछे। लॉजिकल से करना चाहिए और तभी आप बेहतरी ला सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। अच्छा खालिद साहब, 2 रोज पहले इस तैयारे से ऑयल लीकेज की भी खबर आई थी और तब भी इसको कुछ अनफिट करार दिया गया था, और उसके बाद जो ये ऑयल लीकेज की खबर थी उसको इंडियन फ़ज़ाइया की जानिब से मुस्तरद भी कर दिया गया था। क्या ये हादसा ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का नतीजा भी हम कह सकते हैं? क्योंकि जैसे हम बात भी करें कि एक जान का जाना भी इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, चाहे वो दुश्मन की जान भी जाए। एक तैयारा तो उनका तबाह हुआ, लेकिन उसमें जो पायलट था वो भी इसमें फौत हो गया, और जेट की जो टेक्निकल सर्विलेंस थी उसकी नाकामी भी तो कुछ ना कुछ इसका हिस्सा थी। देखिए आयशा, ये जो ऑयल और फ्यूल लीक कह रही है ना, ये पब्लिक की नजर में इस वक्त आया है। मैं बड़े क्लोजली काफी अरसे से इस जहाज को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ने के सेंस में। एज अ स्टूडेंट फेयर पार के जहाज कैसा है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, MK1 क्या है, MK2 क्या है, MK3 क्या है, डुअल सीटर 2009 में आया, 2007 में इन्होंने जहाज पहला उड़ाया। तो मैं इसको उस वक्त से देख रहा हूँ कि इनकी शिकायत इस सिर्फ लीकेज की नहीं थी, ऑयल फ्यूल की लीकेज थी। कंपोनेंट जो पैनल्स लगते हैं वो क्योंकि मैनुअल बना जा रहे थे, ऑटोमेटेड नहीं थे, वो फिट नहीं होते थे एक जहाज से दूसरे में, नॉन कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू था। एविएशन की जो इंडस्ट्री है, खास तौर पर आयशा आप एग्री करेंगी कि बड़ी टेक्नोलॉजी इंटेंस कंपनी ये प्रोफेशन होता है, जिसका मतलब ये है कि चीज़ें बड़ी जल्दी ऑब्सलीट होती हैं, क्योंकि इसके अंदर फायर पावर, इलेक्ट्रॉनिक, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, यूँ समझ लें, जो चल रहे होते हैं। जैसे आपके घरों वाले कंप्यूटर, आपके हाथों में मोबाइल बैठे बैठे ऑब्सलीट हो जाते हैं, उस तरह ये कॉम्पोनेंट और ये चीज़ें भी ऑब्सलीट हो जाती हैं। तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो हो, इतनी फॉली हो, और आप फैसले ना कर पाए, एक तो होता है आपने फैसला कर लिया तब ऑब्सलीट एक चीज हो गई, और एक चीज है आप ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, या पाइपलाइन में है या ट्रायल वर्जन में है अभी तक, और वो फैसले नहीं हो पा रहे, वो ऑब्सलीट होती जाएगी। जब ऑब्सोलेंस हो जाती है तो उसकी कीमत 2 होती है, एक डिले और एक आपका फाइनेंशियल लॉस। और सबसे बड़ा जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पायलट की जान जो जाती है, वो आपने देख लिया। तो ये सारा एक सीरीज होती है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक ईंट गिरती है वो दूसरी को गिराती है, दूसरी तीसरी को गिराती है, तो ये नेवर एंडिंग एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो ये उसी का मैं शाखसाना देख रहा हूँ। अच्छा, 46 सालों में जैसे कि हम बात करें 1985 में गालबन तेजस की तैयारी का अमल शुरू हुआ था। तेजस के 2 स्क्वाड्रन इंडियन फ़ज़ाइया को मिले, और अभी भी तेजस की प्रोडक्शन लाइन मसाइल का शिकार है। 2 मरतबा इनके 2 जेट हादसे का शिकार भी हो गए। क्या इसकी वजह इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की नस नस में फैली करप्शन है, या इमेच्योर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है? क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे वो भी कह चुके थे कि जो ऑर्डर दिया जाता है वो हमें टाइम पे भी नहीं मिलता। जी आयशा, ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। मैं आज एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा पढ़ रहा था, मैं अपने चैनल्स पे आज इंशाल्लाह डालूंगा कल सुबह तक। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ रहा था। तो ये इंडियन एयरफोर्स जिसको आप कोट कर रही हैं, उन्होंने 9 जनवरी को एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि जब मुझे तेजास और चाहिए, क्योंकि 2016 में मैंने ऑर्डर किया था 40 तेजास का इंडियन एयरफोर्स में, आज तक यानी जनवरी तक और आज भी उनको कोई जहाज नहीं मिले। और क्यों चाहिए था जहाज उनको? उन्होंने कहा था मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं। ये जनवरी की बात है। मई में क्या हुआ? ना खौफ रहा ना रेलेवेंस रही। तो ये आप डिसीजन जब टाइम पे लेते हैं या आपको सपोर्ट दिए जाते हैं, तब आप एक पोटेंसी बढ़ाते हैं। और ये वो जहाज है जिसका मैं एक और जरूरी आपको डाटा पेश करता चलूं। ये इस जहाज ने MiG-21 को रिप्लेस करना था। MiG-21 वो जहाज है जो 60s की दिहाई में इंडक्ट हुए थे, लेट 60s में इंडियन एयरफोर्स में। आज तक हिंदुस्तान के पास तकरीबन 850 जहाज इंडक्ट हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें से 400 जहाज क्रैश हुए हैं इतने सालों में।
अच्छा। और 200 पायलट अपनी जान से गए हैं और 30 के करीब सिविलियन अपनी जान से गए हैं, जमीन पर जो थे जिन पर जहाज आके गिरे और मलबे का हिस्सा वो भी बन गए। इतना नुकसान उठाया 800-850 जहाजों में से। अब आप इन जहाजों ने प्रोग्रेसिवली पिछले 40 सालों में इन जहाजों को रिप्लेस करना था। आपका इतना स्लो है कि सिर्फ 40 जहाज हैं और वो भी मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमसे कुछ 1,500 किलोमीटर दूर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए थे, श्रीलंका के बॉर्डर के पास एक बेस पर रखे थे, जंग में नहीं लाए थे क्योंकि उनको लगता था कि अभी कॉम्बैट रेडी नहीं है जहाज 40 सालों में भी। तो जैसे मैंने कहा, जो इंडियन एयरफोर्स चीफ कहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, उन्होंने पब्लिक सेमिनार में कहा था टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। तो इसका क्या मतलब है? आप देखिए, डिनाई हुई ना उनको टेक्नोलॉजी, जब आप चीज टाइम पे दे नहीं रहे, उनके काम की नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं, एक गैप आ गया है, उनकी एयरफोर्स वेट कर रही है, जहाजों की इन्वेंट्री कम होती जा रही है और आखिरी मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन जो अभी सितंबर में उन्होंने ग्राउंड करके कंप्लीट ग्राउंड हो गए हैं मिग 21, और ये जहाज अभी उनकी जगह लेने के लिए तैयारी के करीब भी नहीं है। मतलब जस्टिस डिलेड को जस्टिस डिनाइड को उन्होंने टेक्नोलॉजी डिलेड को टेक्नोलॉजी डिनाइड में तब्दील कर दिया, माजरत के साथ। अच्छा खालिद साहब, एक और चीज़ भी, क्योंकि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे मिग 21 का भी और राफेल के हवाले से भी हम जिक्र कर रहे थे, ये दोनों जो जहाज़ हैं या कंपनियां हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हैं इनमें, और हमने देखा कि इन दोनों में ही इंडिया नाकाम हुआ है। तो हम इसको ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो ये जहाज़ चलाने वाले हैं वो इनको सही तरह समझ नहीं पा रहे, इनको सही तरह वो चला नहीं पा रहे हैं। देखिए, जहाज़ों में जब भी कोई बनता है एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, यानी जो आप एक जहाज़ हो, आपके 100 जहाज़ हो तो उसी स्टैंडर्ड के हों। एक तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आई है, इनके डिज़ाइंस की भी आई है, इंजन की भी आई है, एयर फ्रेम की आई है, वेपन सिस्टम्स की आई है, एवियोनिक्स की आई है, मैं नाम लेता जाऊंगा। तो एक तो नॉन स्टैंडर्ड इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी एक पर्पस बिल्ड मैं नहीं देख रहा, जिस तरह एक कोहेसिवनेस होती है, इंटीग्रेशन होती है, एक परसुएशन होती है, और सबसे ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी होता है। देखिए, मैंने जैसे थोड़ी देर पिछले सवाल के जवाब में कहा कि एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी एविएशन में इसलिए जरूरी होती है कि आपके जहाज और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगा कुछ अरसे बाद अगर आपने इंडक्ट ना किया। आप एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, 5 साल तक ट्रायल कर रहे हैं, अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, इतनी देर में तो दुनिया कहां पहुंच चुकी है। मैंने कहा जिस लाइक कंप्यूटर होती है, तो ये इंटीग्रेशन होती है बहुत सारी चीजों की, हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इनके ट्रायल्स होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, फिर अभी तो मैं दूसरे जहाजों के साथ इसकी फ्लाइंग की इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा, जो आपने जंग में लड़ाने होते हैं। जैसे हमने J-10C को इंडक्ट किया था और फिर इंटीग्रेट किया था, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप वन फोर्स की तरह लड़ें, आप वन किल पिक्चर हो आपके सबके ज़हन में। अभी तो उसका मौका ही नहीं आया। ये इंडिविजुअल मशीनें हैं जिनके पैनल मैच नहीं कर रहे, जिनकी लीकेज है, जिनके रेडार स्टैंडर्ड अभी नहीं है, इंजन के बारे में कंफ्यूजन है और सेफ्टी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इंडियंस तो कह रहे हैं कि हमारा सेफ्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ्टी का रिकॉर्ड तो मैं तब मानूं कि आपने को 200-400 जहाज उड़ा रहे हो तो मैं सेफ्टी। आपने 2 स्क्वाड्रन उड़ाए हैं, जिसके अंदर पिछले साल मार्च में एक राजस्थान में जहाज क्रैश किया था, फॉर्चुनेटली वो पायलट निकलने में कामयाब हो गया था इजेक्शन, और ये नहीं हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन होती है स्टैंड अलोन करप्शन, ब्लॉकेज ऑफ चेन्स, स्टेक होल्डर्स का ना इन्वॉल्व होना, रिलीज ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी के बाहर डिपेंडेंट होना, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ माइंड एंड चेंज ऑफ हार्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जो खालिद साहब, फिर इसके मुकाबले में, तेजस के मुकाबले में पाकिस्तानी JF-17 और JF-17 थंडर की आप गैर मामूली जो इसकी कारकर्दगी है और आलमी सतह पर जो इसकी मकबूलियत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी वजह क्या रही है कि पाकिस्तान ने हालांकि बाद में स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, लेकिन JF-17 और JF-17 थंडर जो है उनको दुनिया में ज़्यादा बेहतर तौर पर जाना जा रहा है? देखिए, एक अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं, दो मैं उसको कोशिश करता हूं, वो कहते हैं इट इज गुड टू हैव और इट मस्ट बी हैड, वी मस्ट हैव इट और इज इट गुड टू हैव दैट, जिसका मतलब है इंडिया में ये फील है, जो मैं उनके पायलट्स का भी सुनता रहता हूं कहीं ना कहीं से इंटरव्यू, या कहीं सीनियर जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि शायद इंडिया में तेजस को लिया जाता है गुड टू हैव ओन एयरक्राफ्ट। हम कहते हैं इट इज मस्ट टू हैव एन ओन एयरक्राफ्ट। पहली बात हम पर लाजिम है कि हमने अपने मुल्क के सर्वाइवल के लिए करना है। हमारे साथ धोखा हुआ बड़ी दफ़ा, वेस्टर्न और अमेरिका ने किया, हमें बिट्रे किया ऐसे ऐसे मौक़ों पर जब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हमारे F-16 1979 में जब सोवियत यूनियन आया, हमें 1982 में जहाज़ मिले। 6-7 साल बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया, हमारे F-16 के पैसे भी रोक लिए गए, 658 मिलियन अमेरिका ने रोक लिए, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है। तो हमने बड़ा टफ सबक सीखा। सलाम है उस लीडरशिप को जिन्होंने विजन उस वक्त इस्तेमाल करते हुए अपना जहाज बनाने का सोचा। आज हमारे 200 जहाज हैं, जो ऑलमोस्ट हमारी आधी एयरफोर्स है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसी एम्बार्गो, सैंक्शंस, फंड रोक लेना, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना कर लेना, या एक्सपोर्ट वर्जन मिलने का सिर्फ, और जो खुद उड़ा रहे हैं वो ना मिले और अच्छी वर्जन ना हमें दी जाए, हम उन पर डिपेंडेंट अब नहीं रहे। तो ये एक
कौमें देखिए अपने अपने फायदे, अपनी कामयाबियां, नाकामियां, खुशियां इस क्वालिटी ऑफ डिसीजंस पर करती हैं। अगर आपके क्वालिटी ऑफ डिसीजंस टाइम पे होंगे और फिर कौम की आपकी परसुएशन होगी आपको उस ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए, तो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कट आपके सामने है। अब ब्लॉक 3 उड़ रहे हैं, बहुत सारे दुनिया ले चुकी है, हमारे साथ काफी सारे मुल्क ले चुके हैं और बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं जो इंशाल्लाह पाइपलाइन में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपका। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मई में होने वाली पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली और वॉर ऑपरेशन दुनिया भर के वॉर कॉलेजेस का लाजमी मजमून बन चुकी है। कई मुल्कों की मुसल्लह फौज ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान डॉग फाइट पर मुतालियात किए। पायलट्स, लड़ाका तैयारों, एयर टू एयर मिसाइल्स की कारकर्दगी और जंगी माहौल को जांचा गया ताकि आइंदा तनाज़ात के लिए रहनुमाई मिल सके। ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस इंडो पैसिफिक में 32 ममालिक के 55 वफूद शरीक हुए और यहाँ बात हुई पाक भारत जंग पर। कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम एजेंडा फ्रांसीसी बहरिया के कैप्टन लाउनी की तकरीर थी, जो कि 25 साल से रेफाल उड़ा रहे हैं। कैप्टन लाउनी ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी का एतराफ़ किया और कहा कि पाकिस्तान ने जंग की सूरत को अच्छी तरह से कंट्रोल किया। उन्होंने जंग के दौरान राफेल के रेडार सिस्टम की नाकामी के भारतीय जवाब को मुस्तरद करते हुए इसे तकनीकी नहीं ऑपरेशनल इशू करार दिया। इस दौरान इंडियन वफ़द ने मुदाखलत की और राफेल की तबाही के इल्ज़ाम को चीनी प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन कैप्टन लाउनी ने इंडियन मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। फ्रांसीसी कमांडर से 48 घंटे पहले अमरीकी कांग्रेस की जानिब से मई वॉर में पाकिस्तान की भारत पर फौजी बर्तरी की तौसीक की गई थी, जबकि सदर ट्रंप अब तक 60 बार भारत की ख्वाहिश पर सीज़ फायर का दावा कर चुके हैं। ये वो हकाइक हैं जिन्होंने मोदी की फतह के झूठे बयानिए का धड़न तख्ता कर रखा है और इंडिया को मुसलसल पशिमानी का सामना है। इसी तनाजुर में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानना भी चाहेंगे कि इंडिया को अमरीकी असलहे की पेशकश पाकिस्तान के लिए कितनी तशवीशनाक है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड समरेश सादिक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाक भारत मई वॉर कॉलेजेस का मजमून और वॉर थिंक टैंकर्स का रिसर्च टॉपिक बन चुका है। 4 रोज़ की मुख्तसर जंग में ऐसा क्या था जो कि दुनिया की नज़र में काबिल तवज्जो है और हर गुजरते महीनों के साथ कुछ नया उनको नज़र आ रहा है इनमें? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखें 2025 का ये जो मार्का था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और मैं ये कहूँगा कि 2025 हैज़ बीन अ डिफाइनिंग ईयर। एक तरफ तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रीबर्थ हुई, पाकिस्तान जिसको कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की या फैसला किया तो उस वक्त इंडिया को ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में डिवीजन है, मुख्तलिफ किस्म की इंस्टेबिलिटी है, जिसको वो उससे एक्सप्लॉइट करने का। और हमारी तरफ पूरी कौम इकट्ठी हो गई, आर्म फोर्सेस ने और हमारी लीडरशिप ने ग्रेस डिस्प्ले की, कंपोजर डिस्प्ले किया और खोखले नारे नहीं लगाए। अब जब मैं बात करूं एक्चुअल जो कि एयर बैटल हुई, तो इसमें कोई शक नहीं कि एयर बैटल का जो 21st सेंचुरी के जो है ना वो रीडिफाइन हुआ है, कॉन्सेप्ट्स रीडिफाइंड हुए हैं। पहली दफ़ा BVR इतनी लॉन्ग रेंज के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज वो मिसाइल्स है जो कि अपने इलाके में मौजूद हो के आप एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है उसको हिट कर सकते हैं। वेराज एक्चुअली पहले ये होता था कि आप जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करेंगे, एनिमी की टेरिटरी में जाएंगे और वहां पे जाके लड़ेंगे। लेकिन ये कि ये वो फर्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर BVR के एक्सचेंजेस हुए हैं जो कि पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। सबसे बड़ा जो अमर है जो कि सबके लिए हैरान कुन है कि एक तरफ एक बड़ी ताकत जो कि चाइना को कम्पीट करने की बातचीत कर रही है या प्लान रखती है, जो कि रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रही है, जो कि पाकिस्तान से कम 2 से 3 गुना बड़ी थी हर फील्ड में, उसको ऐसी ज़रब लगी पहले 4 घंटे के अंदर कि वो जैसे वो कहते हैं कि एक बॉक्सर को एक मौका लगे और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ और नॉकआउट होया हुआ, वो वाली हालत थी इंडिया की। बिल्कुल। अब इंडिया चूँकि बड़ी ताकत है, उसने इस शिकस्त को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसने हीले बहाने जो है वो बनाना शुरू किए कि जी ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ,
लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस चीज का इतराफ कर रही है। 48 आवर्स पहले वो कांग्रेस की रिपोर्ट आई, उसने भी ये एडमिट किया और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को वैलिडेट किया। और 48 आवर्स के बाद जिस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, 32 ममालिक की उसमें पार्टिसिपेशन थी, वहां पे फ्रेंच ने भी ये एक्सेप्ट किया कि यस, राफेल गिराए गए हैं। इंडिया थ्रू आउट फॉल्स नैरेटिव थ्रो करके कोशिश कर रहा है कि वो अपनी ऑनर को रीडीम कर सके। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो उनके साथ दुबई एयर शो में हुआ है, वो भी इसी चीज का जो पेश है कि जो उनकी एयरफोर्स की कंडीशन है, जिस तरह की अनप्रोफेशनल उनका एटीट्यूड है, वो सारा था इसमें भी नुमाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, फ्रांसीसी कैप्टन लाउनी की जानिब से मई वॉर में राफेल गिराने का एतराफ़ और इससे पहले अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तानी बर्तरी की तौसीक, ये कितना इम्पॉर्टेंट है इन हालात में, जबकि तमाम दुनिया मई वॉर को भी एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान की इसमें बर्तरी थी, और वीवीआईपी अगर जगहों से देखा जाए तो इसकी भी तौसीक की जा रही है? देखिए, बात यह है कि आजकल जमाना है नैरेटिव्स का, और ये कहा जाता है कि नैरेटिव की जंग जीतना ज्यादा जरूरी है फिजिकल वॉर से। हम लोग चूंकि यहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जिसके बेस के ऊपर कोई जीरो भी शक नहीं था कि राफेल गिरे हैं। सही। क्योंकि जब ये एंगेजमेंट हुई है स्टार्ट में, उसके बाद 36 घंटे के लिए इंडियन एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट हवा में नहीं था, वो ग्राउंड हो चुके थे। और जिस तरीके से उसके बाद इंडिया ने एज अ स्टेट चीखना शुरू किया और सीज फायर सीख करना शुरू किया, तो उस लिहाज से कोई शक नहीं था कि ये इस तरह के रिजल्ट्स थे। लेकिन चूंकि बैटल जो नैरेटिव की बैटल है, उसमें हर दूसरे दिन इंडिया जो है वो एक नया नैरेटिव फेंक देता है जो कि इन चीज़ों को फॉल्सिफाई या गलत साबित करने की कोशिश करता है कि हमारे जहाज नहीं गिरे, या हमारे जहाज डिकॉय थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि पाकिस्तान ने गिराए, एक्चुअल जहाज नहीं गिरे। अब जबकि दुनिया ने वैलिडेट करना शुरू कर दिया, मेरे नज़दीक तो पहले भी कुछ शक वाली बात नहीं थी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जैसे कांग्रेस की रिपोर्ट आई है और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये इन चीज़ों को वैलिडेट कर रही है। और बियॉन्ड एनी डाउट ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं कि ना सिर्फ वो जहाज गिरे हैं, बल्कि इंडिया लगातार झूठ बोल रहा है। अच्छा समरीत साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कहा था कि हमने वो जंग भी रुकवाई जो कि इंडिया दोबारा शुरू करने जा रहा था, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक मरतबा फिर से भारतीय हमले के खदशात का इजहार किया है। क्या वाकई भारत पाकिस्तान पर मगरिब में अफगानिस्तान और मशरिक से खुद दो तरफा अटैक की सलाहियत रखता है, या ऐसी कोशिश करने का, ऐसा स्टंट करने की कोशिश कर सकता है? और क्या तकनीकी लिहाज से अफगानिस्तान भारतीय इमा पर पाकिस्तान पर हमला कर सकेगा? देखिए, जो क्या कहते हैं कि पागल दुश्मन से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। हम अपने गार्ड्स तो लोड नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से मई 2025 में जिस तरीके से उन्हें ज़रब लगी, और मैं उस वक्त से ये कहता आ रहा हूं कि जो उनकी डेफिशिएंसीज, इनएडिक्वेसीज सामने आई, उनको एड्रेस करने में टाइम लगेगा। बिकॉज ये वो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट जो है वो अपने सोल्यूशन निकाल लेंगे। उनके सिस्टम में कमियां थी, उनकी ट्रेनिंग में कमी थी, उनकी लीडरशिप की प्लानिंग में कमी थी। जो इक्विपमेंट वो समझ रहे थे कि बहुत सुपीरियर है, वो बहुत उस लेवल का नहीं, या दूसरा जो हमारा इक्विपमेंट था उसने उसको बीट किया। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि उनको टाइम लगेगा इन जो कमियां इनको एड्रेस करने में। सेकेंडली, आप देखें कि जो मई 2025 में जिसने मार्का किया था, उसके पीछे जो बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव था वो बिहार के इलेक्शन थे। बिहार के इलेक्शन तो मोदी जीत चुका है। जो मैं हैरान हूं कि जो इंडियन पब्लिक है, उनकी अवेयरनेस और उनकी रियलाइजेशन के ऊपर कि एक लीडरशिप जो है वो उनको कंटिन्यूसली बेफूल कर रही है, और वो बेफूल हो रहे हैं। सो वो तो बिहार में उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। रिसेंटली उसने हमारे सरकरी के रीजन में एक एक्सरसाइज की, जिसमें उसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, और साथ टेररिज्म भी बढ़ा अफगानिस्तान वाली साइड पे। सो रूल आउट में नहीं कर सकता, लेकिन मेरे नज़दीक अब उसे इंडिया को रिकवर करते हुए कुछ देर लगेगी। और मेरा ख्याल है कि जो कन्वेंशनल डोमेन है, जिसमें कि पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से उन्हें बीट किया है, कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टू टेक ऑन पाकिस्तान। अनकन्वेंशनल डोमेन जिसके ऊपर वो लगा हुआ है, जिसको मैं कहता हूँ कि हो सकता है वही अपना वो सिंदूर 2 कह रहा हो कि टेररिज्म की डोमेन में डेफिनेटली वो इनको अपस्केल करेगा, और वो पाकिस्तान
को डैमेज करने की कोशिश करेगा टू फ्रंट सिनेरियो में, जहाँ पे इंडिया की तरफ से भी हमें प्रॉब्लम्स हो और अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, अमेरिका ने हाल ही में इंडिया को जेवलिन टैंक शिकन मिसाइल सिस्टम और एक्स कैलिबर गाइडेड तोप के गोले देने का ऐलान किया है। ये कितने मोहलिक हथियार हैं और किस तरह काम करते हैं, और मजीद ये भी कि पाकिस्तान के पास इनके मुकाबले के लिए क्या है? देखिए, अभी जब अगर हम BVR की डोमेन की बात करें तो ये क्लियरली इमर्ज हो गया कि पाकिस्तान को एक एज थी, और जहाँ पे वो फ्लाई कर रहे थे और उनका ख्याल था कि जहाँ तक हमारी जो आर्म हमारी नहीं पहुंच सकेगी, हम उस जगह पे उनको हिट नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने किया। अब इसके बाद इंडिया जो है वो जो उसके पास राफेल के ऊपर मिसाइल है उससे सुपीरियर मिसाइल लेने की कोशिश करेगा। AMRAAM हो गया, जेवलिन हो गया, ये वो मिसाइल लेगा कि जिनसे वो ये जो एज है इसको नलीफाई कर सके या वो एज को अपनी फेवर में कर सके। तो डेफिनेटली एक तरफ तो यूएस जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर को बेचने के चक्कर में है और उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन वॉर इंडस्ट्री, और वो चाहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट चलें जहाँ पे कि उनकी खपत हो सके, उनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसकी। तो इंडिया को डेफिनेटली इस तरह का इक्विपमेंट दिया जाएगा। इंडिया खुद चाहेगा कि वो अपनी इनएडिक्वेसीज एड्रेस करे और जो एज पाकिस्तान को मिल गई है उसको अपनी फेवर में करे। फिर ये वही बात जो मैंने पिछले आंसर में कही है कि जब तक वो इस एज के इशू को सेटल नहीं कर सकता, मैं नहीं समझता कि वो कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को टेक ऑन करेगा। सही। अच्छा, अमेरिका की जानिब से इंडिया को जो $93 मिलियन के हथियारों की फराहमी की जा रही है, पाकिस्तान के लिए ये कितनी तशवीशनाक है, और पाकिस्तान अमेरिका और इंडिया ताल्लुकात में इस पेशरफ्त को कैसे देखता है? देखिए, हमने ये देखना ये है कि पाकिस्तान और इंडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि ओवरऑल साउथ एशिया जो है वो गुर्बत के लिहाज से बहुत पीछे है, ट्रेड के लिहाज से बहुत पीछे है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत पीछे है। तो मेरा ये फियर ये है कि वाइल पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, यहीं पे ये बैटल ग्राउंड ना बन जाए चाइना और यूएस की राइवलरी का, कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है पाकिस्तान को और यूएस दे रहा है अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को। सो वो टेक्नोलॉजी हमारे बैटल ग्राउंड पे टेस्ट हो रही है और वैलिडेट हो रही है। ऐसा ही दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि नुकसान जो है इन दो मुल्कों का होगा। जो पिछली जो बार का था, अभी जो कांग्रेस की आपने रिपोर्ट देखी है उसमें भी उन्होंने यही चीज वैलिडेट की है कि जो चाइनीज इक्विपमेंट थे वो उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया कि उनकी मार्केटिंग जो वैल्यू है वो बढ़ी, और दुनिया पूरी अभी JF-17 में इंटरेस्ट ले रही है, PL-15 में इंटरेस्ट ले रही है। तो चाइना को एक एज मिली टेक्नोलॉजी में। अब वेस्टर्न वर्ल्ड चाहेगी कि उस एज को नलिफाई किया जाए, और वो अगर करते हैं थ्रू इंडिया, और पाकिस्तान की तरफ चाइनीज टेक्नोलॉजी आ रही है, उस तरफ इंडियन टेक्नोलॉजी आ रही है, यूएस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एक आर्म्स रेस चलेगी, और जब ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो नुकसान इन दोनों मुल्कों का होगा। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है इसकी, और अवॉइड करना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और शायद इसी तरह दो बड़े ममालिक दो निस्बतन छोटे ममालिक को अपनी टेक्नोलॉजी देकर उसको टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसका कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है। अच्छा, 2025 में जंगों या जंगी तैयारियों और जंगी हथियारों के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके सौदों और सिफारती हंगामा खेजियों के हवाले से काफ़ी मसरूफियत देखने को मिली है। दुनिया में पावर पॉलिटिक्स के नए खद्दोखाल तरतीब पा रहे हैं, नए तहादी और नए ब्लॉक्स भी सामने आ रहे हैं। क्या ताकत के नए और अनगिनत मराकज़ सुपर पावर्स के किरदार को महदूद कर देंगे, और 2025 के असरात को हम 2026 में या आने वाले सालों में कैसे देखेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि जब भी दो हाथी डिसाइड करते हैं आपस में लड़ने के, तो पाकिस्तान उसके सेंटर में आ जाता है। चाहे ये सोवियत यूनियन और यूएस की लड़ाई थी, या ये पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत एम्पायर की लड़ाई थी, पाकिस्तान बनने के बाद जैसे मैंने जिक्र किया सोवियत यूनियन और यूएस की लड़ाई, और फिर यूएस और टेररिज्म की लड़ाई। 21st सेंचुरी में जो दो हाथी इमर्ज हो रहे हैं वो है एक यूएस और एक चाइना। मेरी विश है कि इस जियोपॉलिटिकल साइकिल में नई 21st सेंचुरी की न्यू जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान
इज नॉट मेड टू परफॉर्म द रोल जो कि पिछले गेम्स पे हमने परफॉर्म किया। लेकिन ये कि आपको नजर आ रहा है कि एक बैटल चल रही है कि पाकिस्तान किस कैंप में होगा, चाइनीज कैंप में होगा या यूएस, जो जाहिर है वाहिद सुपर पावर है इस वक्त यूएस, और चाइना जो है वो उसको चैलेंज कर रही है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोनों के दरमियान में बैलेंस करे। सो ये टसल चलेगी, और जो टॉप लेवल पे तो राइवलरी है बिटवीन चाइना एंड यूएस, और उसके नीचे फिर ये जो फर्दर उसके शाखसाने हैं जो कि लेट से हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को भी यूज करते हुए पाकिस्तान को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि देयर आर ऑथर्स हु से कि इंडियन ओशन जो है वो सेंट्रल स्टेज ऑफ राइवलरी होगा 21st सेंचुरी की। अच्छा, और उसकी मैनिफेस्टेशन हमें नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समरेश सालिक साहब आपके वक्त। प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम पे एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, बांग्लादेश में तारीख का पहिया उल्टा घूम रहा है। जो कल तक लोगों को फांसी के फंदों पर झुला रहे थे, आज उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है। जो कल तक अपने मुखालिफिन को गद्दार करार दे रहे थे, आज उन पर गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं। बांग्लादेश की कातिल डायन शेख हसीना को 1400 बंगालियों के खून से हाथ रंगने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई तो मुल्क भर में लोगों ने इजहार तशक्कुर किया। सवाल ये है कि बांग्लादेश का हीरो खानदान एकदम से जीरो कैसे बन गया? क्या इसलिए कि 20-25 साल इक़्तिदार के बावजूद शेख खानदान बंगला अवाम की बजाय हिंदुस्तान के मफादात की निगरानी करता रहा, जबकि शेख हसीना की अपील पर कोई बंगला शहरी बाहर नहीं निकला? 15 सालों में इंडिया की ईमा पर अपने 200 सियासी मुखालिफिन को फांसी की सजा देने वाली कातिल डायन शेख हसीना आजकल हिंदुस्तान में है, जिसकी वापसी का मुतालिबा बांग्लादेश मुसलसल कर रहा है। क्या इंडिया बांग्लादेश के इस मुतालिबे को यकसर नजरअंदाज कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहरे अरब से खलीज बंगाल तक ट्रायंगुलर काउंटर स्ट्रेटजी से इंडिया को काबू करने की पॉलिसी किस हद तक कामयाब साबित होगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपका। हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन एहतजाज की अपील के बावजूद बांग्लादेश में अवामी रद्द-ए-अमल गैर मुतासिर कुन रहा। क्या वजह है इसकी? क्या शेख मुजीब खानदान का बांग्लादेश की तारीखी बाब जो है वो अब क्लोज हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, बात असल में ये है कि जो कुछ हसीना वाजिद साहिबा अपने दौरे हुकूमत में करती रही, और जैसे उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़े और उसके बाद लोगों को फांसियां चढ़ाया, और जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ऊपर और उनके खानदानों के ऊपर जुल्म किया, सिर्फ आप उस एक तहरीक जो तलबा तहरीक है उसमें जो हजारों लोग मारे गए, उनसे हटकर भी अगर आप देखें तो उनके हाथ के ऊपर जो है वो बेशुमार बेगुनाह लोगों का खून है। तो ये वो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है, जो उनका कोई हमायती भी है वो भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनके लिए जो है वो आवाज बुलंद कर सके, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म किया है। और उस जुल्म की अब चक्की के अंदर जो है फाइनली जो जुल्म वो लोगों पे कर रही थी, अब वो उसमें खुद आ गई हैं। तो बुरे वक्तों में तो लोग वैसे ही साथ नहीं हुआ करते, तो लामहला उनका भी जो है वो साथ जो है वो लोगों ने छोड़ दिया है, और लोग जो है वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो उनकी अपनी सियासी जमात थी, उस सियासी जमात के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हुई है, और लोग जो हैं वो किसी एक छतरी के नीचे नहीं है। फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि खुद हसीना वाजिद साहिबा को चाहिए था कि वो इन तमाम चीजों को फेस करती और अपने मुल्क में रहती और अपने लोगों के साथ रहती, तो फिर तो कोई हौसला भी होता। अब वो एक दुश्मन मुल्क में जाकर बैठी हुई है, जिसको इस पूरे खित्ते के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उसको अपना दोस्त मुल्क समझता हो, सभी उसको दुश्मन मुल्क समझते हैं। तो वो वहां जाकर बैठी हुई है, और जिस मुल्क के साथ भी एक बांग्लादेश की जो है वो ट्रीटी है, जिसके तहत बांग्लादेश के कैदियों को वापस करना, मुल्जिमों को वापस करना हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। तो वो तो एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर ये बात पीछे रह जाती है कि उनके हमायती क्या करें, वो अपने लिए खुद ही कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि एक तवील इक़्तिदार भी इस ख़ानदान ने एंजॉय किया और एक दुश्मन मुल्क में वो जाके बैठे, लेकिन शेख हसीना के इतने साला इक़्तिदार में एक माइंड सेट किया गया अवाम का कि पाकिस्तान दुश्मन है और भारत उनका दोस्त मुल्क है। लेकिन जो जेनजी की हमने तहरीक देखी उसमें हमने देखा कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से सामने आया। तो क्या जो नई जनरेशन है उसने इस परसेप्शन को मानने से इनकार कर दिया, या इस सोच को मानने से इनकार कर दिया कि भारत हमारा दोस्त मुल्क है? देखिए, बात असल में ये है
कि ये आज की बात नहीं है। जिस वक्त बांग्लादेश अलहदा भी हुआ था, अगर आप 1970 के इलेक्शंस को भी देखें तो एक तो मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो इस बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे कि वो पाकिस्तान को 2 लाख कर देंगे, और दूसरे नंबर पर जो दूसरी सियासी जमातें थी वो भी अपनी जगह के ऊपर वहां पे बड़ी मजबूत थी। और इस खुद मुजीबुर रहमान साहब ने अपने दौर में बड़ी कोशिश करी कि उन लोगों का सफाया कर दिया जाए जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा कि जो अभी उनके वजीर आए हुए थे, उन्होंने कराची के अंदर एक सेमिनार के अंदर कहा कि हम जो मुस्लिम लीग की तहरीक थी वो बुनियादी तौर पे बंगाल से शुरू हुई थी। तो वो आज भी इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान उनका मुल्क है। तो पाकिस्तान के साथ जो नेचुरली उनके लोगों की मोहब्बत है, जो 2 कौमी नजरिए का मामला है, वो तो पीछे नहीं हटा था। ये तो एक जो है कॉस्मेटिक किस्म का मामला था। हसीना वाजिद साहिबा ने कॉस्मेटिक मामलात किए हुए थे और उसके अंदर उन्होंने ये तासुर दिया हुआ था कि हिंदुस्तान उनका बड़ा दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ये अवाम की राय तो नहीं थी। अवाम तो उस वक्त भी इस बात से इत्तफाक नहीं रखती थी। इसीलिए जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इलेक्शंस कराए, दुनिया के किसी मुल्क ने भी जो इलेक्शंस की बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, उन्होंने किसी ने भी उन इलेक्शंस को नहीं माना था। और जिस तरह ऑपोजिशन के साथ वहां का रवैया था, तो उसके बाद तो इसलिए ये मैं तो इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वहां पर किसी वक्त भी कोई ऐसी सूरत हाल थी कि वो लोग हिंदुस्तान से ज्यादा चाहत का मुजाहरा कर रहे थे या हिंदुस्तान को अपना ज्यादा दोस्त समझ रहे थे। ऐसा कभी भी नहीं था। ये तो बस एक फिक्टिशियस सूरत हाल थी जो हसीना वाजिद ने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुई। अच्छा, भारत ने शेख हसीना को सियासी पनाह दी हुई है और बांग्लादेश कई बार पहले भी शेख हसीना की वापसी का मुतालिबा कर चुका है। क्या इंडिया शेख हसीना को रोक कर बांग्लादेश से जो अपने रहे सहे ताल्लुकात हैं उनको दाव पर लगाने का जुआ खेलने की पोजीशन में है? शेख हसीना उनके लिए क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह शेख हसीना जो है वो वहां से बरतानिया चली जाए। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि बरतानिया ने शेख हसीना साहिबा का वीजा मंसूख कर दिया है। आया कि शेख हसीना साहिबा के जो बच्चे हैं, खासतौर पे उनके बरखुरदार जो हैं, वो उन्हीं पर ही मुकीम है, वेस्ट के अंदर ही। लेकिन उन्होंने शेख हसीना साहिबा का वीजा मंसूख कर दिया। तो अब असल में हिंदुस्तान फंस इस तरह गया है कि हिंदुस्तान ने उनको बुला तो लिया था, हिंदुस्तान का ख्याल था कि ये वक्ती पड़ाव होगा और उसके बाद वो यहाँ से चली जाएंगी। जैसे अगर हम 1971 के भी मामलात में देखें तो वो वहां पर जरूर थी और फिर वो चली गई थी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कहां जाए। उनकी सूरत हाल बिल्कुल वैसी है जैसी शहनशाह ईरान की हो गई थी कि उसके पास कोई दुनिया का मुल्क उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसी तरह शेख हसीना को भी अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हिंदुस्तान ये समझता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है और इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास रास्ते बड़े महदूद हैं। वो उन रास्तों की तरफ चलना पड़ेगा जो कानूनी रास्ते, क्योंकि देखिए पहले बांग्लादेश की हुकूमत उनको मांग रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश की कोर्ट ने फैसला कर दिया है। कोर्ट का मामला और हुकूमत के मामलात के अंदर बड़ा फर्क होता है। अब कानून के तहत वो एक मुलजिम नहीं रही है, एक मुजरिम बन गई है। तो अब जो है हिंदुस्तान के लिए बड़े मुश्किल सूरत हाल होगी बैनुल अक़वामी सतह पर कि हिंदुस्तान जो है उनको वापस भी ना करे और अपने पास ठहराए रखे। फिर आपको पता है कि अगले साल के शुरू के अंदर जो है वो मगरबी बंगाल के अंदर इलेक्शंस भी है और मोदी साहब का अगला टारगेट बिहार के बाद जो है वो मगरबी बंगाल का इलेक्शन जीतना है। और आपके नॉलेज में है कि मगरबी बंगाल के अंदर अरसा दराज से जो है वो मोदी साहब की जमात की कोई हैसियत नहीं है। तो अब ये बड़ा एक टिट फॉर टैट वाला मामला होगा और मोदी साहब इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर पॉलिटिकली उनको ये नजर आया कि मगरबी बंगाल में ये तासुर दिया जा सकता है कि हसीना वाजिद साहिबा को यहाँ रखने से मगरबी बंगाल के लोग खुश हैं, तो वो जरूर रखेंगे। अच्छा। और अगर ये सूरत हाल ना हुई तो फिर वो हसीना वाजिद से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सही। अच्छा, आम ख्याल है कि खलीज बंगाल से बहरे अरब तक चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्रेटजी के जरिए इंडिया को बांध दिया है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही है और इसके असरात क्या होंगे? देखिए, बात असल में ये है कि इसमें बांग्लादेश ने तो बेचारे ने क्या बांधना है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद से अपने आप को ये प्रूव कर दिया है कि जो एक बात हुआ करती थी इंडो पैसिफिक की, तो इंडो पैसिफिक में ये समझा जाता था कि हिंदुस्तान जो है वो चाइना के मद्दे मुकाबिल अमेरिका ने और उसके दोस्तों ने खड़ा किया है। अभी क्योंकि मैं खुद अमेरिका के अंदर था, लेकिन अब ये तासुर वहाँ ज़ाइल हो गया है और ख़ासतौर पर अरेबियन सी के हवाले से अब ये तासुर बहुत कवी हो गया है कि पाकिस्तान जो है उसको
को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है इंडियन ओशन के अंदर। और असल में तो हिंदुस्तान को तगड़ा इसलिए चीन के खिलाफ कर रहे थे, तो चीन को तो वैसे ही वो एक ताकत मानते थे और अब पाकिस्तान को भी मानते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हिंदुस्तान की जो स्पेस मिली हुई थी हिंदुस्तान को पिछले चंद सालों से, वो सुकड़ गई है, वो पीछे चली गई है। अब पाकिस्तान को इस वक्त करने का काम ये है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर इस स्पेस को जो से हासिल हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी इसको अपने 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 बाजुओं के अंदर ले। और पाकिस्तान को खास तौर पे जो है, जो एक सहूलत दी गई थी आज से 2 साल पहले हिंदुस्तान को, जो मस्कत की तरफ से सहूलत मिली थी, इस सहूलत को खत्म करवाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, पाकिस्तानियों का काम है कि वो पाकिस्तान की इज्जत और को जो उसको अल्लाह ताला ने दिलाई है उसको महफूज बनाए और उसको मजीद आगे बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कि ये बात नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान खुद बहुत अहम हो गया है और चाइना ऑलरेडी अहम था। बांग्लादेश को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, उसको मदद करेंगे। और अगर जो है वो चिकन नेक के ऊपर पाकिस्तान और चाइना ने बांग्लादेश की मदद कर दी, तो फिर हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, एक तरफ ये मुश्किलात हैं और दूसरी जानिब जो खित्ते के बाकी मुल्क थे, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश को मिलाकर यहाँ पर भारत अपनी इजारादारी हमेशा कायम कर रहा था, हुकूमतों के मामले में भी और यहाँ पे जो सिस्टम था उसके मामले में भी भारत ने हमेशा अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश की। ये तमाम ममालिक जो हैं वो भारत के ख़िलाफ़ हो गए हैं, चाहे वो मालदीव है, उसकी हुकूमत भी भारत के ख़िलाफ़ हुई, बांग्लादेश भी, और इसके अलावा नेपाल की तरफ से भी देखा गया कि काफ़ी एक ऐसा बिहेवियर सामने आया कि जिसमें भारत को ना कहा जाने लगा है। तो आपके ख्याल में अब भारत के पास क्या ऑप्शन रह गई है इस खित्ते में? वो किस मुल्क को अपना तड़ने वाला बनाएगा? देखिए, बात असल में ये है कि पाकिस्तान की ऐसा महसूस होने लगा था चंद सालों से कि पाकिस्तान निस्बतन कमजोर हो गया। वरना अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो जिन ममालिक का आपने नाम लिया है, ये तमाम ममालिक हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते थे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों की आज़ादी पर यकीन नहीं रखता और उनके अंदर घुसता है। इसकी वाज़ेह मिसाल श्रीलंका के अंदर और मालदीव में उसने अपनी फौजें घुसेड़ दी थी। तो ये वो सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये मुल्क जो थे ये परेशान थे और घबराहट का शिकार थे। लेकिन मई के बाद ये सारी सूरत हाल बदली है, तो अब मुल्कों ने दोबारा से अपना वही स्टांस लिया है जो असल उनका स्टांस था। क्योंकि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान तो उन्हें खाना चाहता है, हिंदुस्तान तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये कोई अलहदा से मुल्क है। हिंदुस्तान तो इन तमाम ममालिक को अपना हिस्सा समझता है, तो इसलिए वो हिंदुस्तान से हमेशा जान बचाने की कोशिश करते हैं और उनके पास सबसे बड़ा शेल्टर पाकिस्तान होता था। और एक दफा दोबारा पाकिस्तान जब मौजूद हुआ है तो उन्होंने खुलकर सामने आकर बात शुरू कर दी। वरना आप देखिए, जब नेपाल में बादशाहत भी थी उस वक्त भी वो हिंदुस्तान से कभी खुश नहीं रहा, जबकि उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दुनिया का वाहिद हिंदू मुल्क था जो नेपाल था। लेकिन इसके बावजूद उसके कभी अच्छे ताल्लुकात जो थे नहीं रहे और हमेशा हिंदुस्तान ने, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो हिंदुस्तान ने इसका भरपूर फायदा उठाया और उनको हमेशा नुकसान दिया और वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से देखते थे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन अल्लाह ने पैदा कर दी है पाकिस्तानियों की हिम्मत की वजह से कि अब दुनिया जो है, और खासतौर पे साउथ एशियन ममालिक या जिनको हम सार्क ममालिक भी कहते हैं, ये एक दफा दोबारा पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और हिंदुस्तान के लिए यही वो सबसे बड़ा मसला है कि जो हिंदुस्तान ने अपनी हेजमनी कायम की थी, वो हेजमनी जो है वो एक दिन के अंदर ही टूट गई। और शायद भारत की यही गलतियां हैं तो जिसकी वजह से साल की मेहनत थी ये सारी रायगा चली। भारत की ये गलतियां ही हैं जिसकी वजह से खित्ते के अलावा दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत में भी इजाफा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।